इवनिंग स्टूडेंट्स। अपन देख रहे थे वायरस, बैक्टीरियोफेज, प्रियन देखा, वायरॉइड देखा। अब अपन मैंने कहा था कि अपन वायरस, जैसे अपन ने पंचजगत संकल्पना पढ़ी तो उनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज अपन देखेंगे कि जो मोनेरा जगत है, वैसे मैंने आपको वो जूलॉजी वाले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, जब अपन ने फर्स्ट लेक्चर एनसीईआरटी का किया था। पर देखो वो सफिशिएंट नहीं है। देखो एनसीईआरटी में मैटर तो अच्छा दे रखा है, पर उस क्वेश्चन भी लाइन टू लाइन आएगा, पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए मैंने पहले भी कहा है आपको बिहाइंड एनसीईआरटी जाना पड़ेगा। आपको बिहाइंड एनसीईआरटी जाना पड़ेगा। तो अब जो बिहाइंड एनसीईआरटी जाने के लिए क्या करेगा, अपन को अलग से बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अपन आज देखेंगे मोनेरा को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो मोनेरा में कौन आते हैं आपके, अपन जानते हैं मोनेरा में कौन आते हैं आपके, बैक्टीरिया। मोनेरा में कौन आएंगे आपके, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को भी अपन ने दो कैटेगरी में बांटा है। सॉरी, बैक्टीरिया को अपन ने दो कैटेगरी में बांटा है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो अपन आज इनको डिटेल से देखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है। इन सबको क्या करेंगे अपन डिटेल से देखेंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, या सबसे पहले देखते हैं मोनेरा क्या है। मोनेरा कैसे जीवों का समूह आपका, प्रोकैरियोटिक जीवों का। कैसे जीवों का समूह है, प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिका, ऐसा जीव जिसमें क्या हो, आपका आद्य न्यूक्लियस पाया जाए, आद्य केंद्रक उपस्थित हो। आद्य केंद्रक का मतलब वो केंद्रक जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित नहीं हो। वह केंद्रक जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे अपन, आद्य केंद्रक कहेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में कौन से जीव आएंगे आपके, बैक्टीरिया आएंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक किसका एग्जाम्पल है आपके, प्रोकैरियोटिक में कौन सा किंगडम आ जाएगा आपका, मोनेरा। प्रोकैरियोटिक होंगे आपके मोनेरा में आ जाएंगे आपके बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल भी आ जाएंगे। इसके अलावा इनमें क्या होते हैं, विकसित कोशिकांग, या ये कह सकते हैं कोशिकांगों का अभाव होता है। कोशिकांगों का अभाव होता है, मतलब इनमें क्या होगा, जैसे एक कोशिका, उसमें केंद्रक पाया जाएगा, क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्जी पाया जाएगा। तो ये सब क्या होंगे, इसमें नहीं होंगे। तो ये कौन हो गया आपके, मोनेरा। तो मोनेरा में किसको रखा गया, आपके प्रोकैरियोटिक जीवों को। इसके अलावा एक कोशिकीय जीव कैसे होंगे मोनेरा आपके, एक कोशिकीय होंगे, मतलब इनका शरीर किससे मिलके बना होगा, आपके एक कोशिका से। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे, एक कोशिकीय जीव आएंगे, और इनमें जो जनन होगा वो सामान्य विधि से होगा। बैक्टीरिया क्या करते हैं आपके, सामान्य विधि से जनन करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे एक बैक्टीरिया है, दो में टूट जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपकी जो जनन की रेट होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है आपकी, बैक्टीरिया में। तो अपन पढ़ रहे हैं आज मोनेरा, और मोनेरा में कौन देखेंगे अपन, बैक्टीरिया देखेंगे। सबसे पहले आपके है, ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और सामान्य विधियों से क्या होते हैं आपके, जनन। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। अब मोनेरा में बैक्टीरिया आ गए, और कौन कौन से आ सकते हैं आपके मोनेरा में, और कौन आ सकते हैं आपके, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। इसको क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और कौन आ सकते हैं आपके, माइकोप्लाज्मा। देखो सबको पता रहता है कि मोनेरा में कौन आते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये ज्यादातर बच्चों को पता रहता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। इसके अलावा जो माइकोप्लाज्मा है, देखो कई बच्चे माइकोप्लाज्मा और माइकोराइजा में कंफ्यूजन हो जाते हैं। माइकोराइजा,
मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहीं पे, कई बार कंफ्यूजन होता है। माइकोराइजा एक जीव का प्रकार है, माइकोप्लाज्मा एक जीव का प्रकार है, माइकोराइजा क्या है आपका सह संबंध है। क्या है आपका सह संबंध, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये कवक और जो जड़ें होती है उनका सह संबंध है, वो तो होगा माइकोराइजा। और माइकोप्लाज्मा क्या होगा, एक मोनेरा के एक जीवों का क्या होगा आपका प्रकार होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन आज पढ़ेंगे डिटेल से बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो अपन ने देखा मोनेरा कैसे जीवों का समूह होता है, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, एक कोशिकीय होती है और सिंपल टाइप का इनमें क्या होता है जनन होता है। कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को किस में रखा गया आपके मोनेरा के अंदर। अब अपन क्या करेंगे, बैक्टीरिया की डिटेल से स्टडी करेंगे, फिर इनकी भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन बैक्टीरिया। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया के क्या क्या लक्षण होंगे, या ये कह सकते हैं अपन जो आर्की बैक्टीरिया है, अपन डायरेक्ट आर्की बैक्टीरिया देख लेते हैं। सॉरी, पहले बैक्टीरिया के लक्षण ही देख लेते हैं अपन। कोई भी बैक्टीरिया होगा, किसी भी टाइप का बैक्टीरिया होगा, ठीक है, उसमें क्या होगी, कोशिका भित्ति होगी। समझना इस चीज को, कोशिका भित्ति होगी। देखो जब शुरू में जब क्लासिफिकेशन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था, तो बैक्टीरिया को किस में रखा गया था, पादप जगत में रखा गया था। इसका एकमात्र कारण था कि बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है आपकी कोशिका भित्ति। पर अपन को पता है वर्तमान में बैक्टीरिया को एक अलग से वर्ग, वो क्या बोलते हैं, किंगडम बना रखा है, मोनेरा में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि इनमें कुछ लक्षण ऐसे हैं जो पादपों जैसे कोशिका भित्ति होने से क्या होता है, इसको पादप नहीं रखा अपन ने। क्यों, क्योंकि इसमें पर्ण हरित लवक क्या होता है आपका एब्सेंट होता है। हरित लवक क्या होगा आपका एब्सेंट होगा। हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिशियन टाइम में जब शुरू में जब क्लासिफिकेशन हुआ था, वर्गीकरण हुआ था, तब मोनेरा को किस में रखा गया था, आपके पादप जगत में। उसका कारण था आपका कोशिका भित्ति, उसका कारण क्या था आपके कोशिका भित्ति, ठीक है। और वर्तमान में किस में रखा गया, अलग से मोनेरा के अंदर रखा गया। अब इनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, डीएनए होता है। बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा आपका, आनुवंशिक पदार्थ होता है आपका डीएनए। अब देखो जो अपने वाला डीएनए होता है, या कह सकते हैं जो आपके विकसित जीवों का डीएनए होता है, वैसा डीएनए नहीं होता। इनमें कैसा डीएनए होगा, वर्ताकार डीएनए पाया जाएगा, सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड, अपन बाद में बात करेंगे। तो इनमें कैसा होता है, सिंपल टाइप का डीएनए पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है किसमें, बैक्टीरिया में। इसके अलावा इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है आपकी, म्यूकोपेप्टाइड की। किसकी बनी होती है आपकी, म्यूकोपेप्टाइड की, म्यूकोपेप्टाइड की। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है आपकी, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। तो ये थे आपके बैक्टीरिया, या ये कह सकते हैं ये बैक्टीरिया के कैरेक्टर भी है या मोनेरा के कैरेक्टर भी है। तो कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है आपका, डीएनए होता है जो सिंपल टाइप का होगा। हरित लवक क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये प्रकाश संश्लेषण कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी, कुछ रसायनों से भी क्या कर लेंगे, नए पदार्थ। रसायन संश्लेषी कुछ रसायनों से भी क्या कर लेंगे, आपके नए पदार्थ का निर्माण कर लेंगे या भोजन का निर्माण कर लेंगे। तो ये है आपके बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में अपन पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया, डिटेल से पढ़ेंगे अपन आर्की बैक्टीरिया। अब अपन देखते हैं आर्की बैक्टीरिया। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया कैरेक्टर देखते हैं। तो सबसे आपको पता है बैक्टीरिया है तो कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक होगा, एक कोशिकीय होगा। और क्या होगा आर्की बैक्टीरिया, मतलब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आर्की बैक्टीरिया उन आवासों में पाए जाएंगे
जहां और कोई प्राणी नहीं रह सकता। विपरीत कंडीशंस, आर्की बैक्टीरिया उन आवासों में पाए जाएंगे जहां कोई और जीव नहीं रह सकता। जैसे कीचड़ में, इसके अलावा कह सकते हैं अपन गर्म झरने में, सल्फर युक्त वातावरण में, जंतुओं के अंदर, जंतुओं के शरीर के अंदर, तो कहने का तात्पर्य है कि आर्की बैक्टीरिया उन विपरीत आवासों में भी पाए जाते हैं जहां कोई अन्य जीव आपका नहीं रह सकता। वो ये है आपके आर्की बैक्टीरिया। सॉरी, तो अपन बात कर रहे हैं आर्की बैक्टीरिया की। अब देखते हैं आर्की बैक्टीरिया के क्या क्या विशेष लक्षण होते हैं। ये तो इनका आवास था, कीचड़ में, गर्म झरने में, सल्फर युक्त वातावरण में। अब इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया कैसा शोषण करते हैं? अनाक्सी शोषण, ऑक्सीजन की एब्सेंस में आर्की बैक्टीरिया O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में शोषण करते हैं। मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी इनको, ऑक्सीजन की आवश्यकता इनको नहीं होती है। इसके अलावा इनकी जो कोशिका भित्ति होती है म्यूरामिक एसिड की बनी होती है। कोशिका भित्ति म्यूरामिक अम्ल की बनी होती है, एक विशेष टाइप का अम्ल होता है, अम्ल की बनी होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं ये विपरीत आवासों में रह सकते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है आपकी म्यूरामिक एसिड की बनी होती है, अम्ल की बनी होती है, जिसकी वजह से ये विपरीत आवासों में भी आसानी से रह सकते हैं। इसके अलावा इनमें पॉलीपेप्टाइड और कह सकते हो पेप्टिडोग्लाइकॉन, ग्लाइकोल आदि की भी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति सेल वॉल हो सकती है। कुछ आर्की बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति किसकी होगी आपकी पेप्टिडोग्लाइकोल या पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। इस वजह से ये बैक्टीरिया क्या होते हैं आपके आसानी से कहीं भी आपके क्या कर सकते हैं आपके सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। और क्या कैरेक्टर होते हैं इनके ये देखते हैं अपन डिटेल से। अगला कैरेक्टर देखते हैं। इनकी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल में ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं, ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से विपरीत आवासों में रह सकते हैं। देखो किसकी बनी हुई थी म्यूरामिक एसिड की, इसके अलावा पेप्टिडोग्लाइकोल की बनी है, पेप्टाइड की बनी है। इसकी वजह से वो आसानी से टूटती नहीं है और विपरीत आवासों में रह सकते हैं। और क्या होती है इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड की श्रृंखलाएं पाई जाती है। लिपिड्स यानी फैट,
लिपिड की श्रृंखलाएं पाई जाती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होगी उसमें क्या होगी, लिपिड ऐसे, जैसे ये लिपिड है, ये शाखाओं में बटा होगा। इसकी वजह से क्या होगा, आसानी से ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे और ये विपरीत आवासों में भी क्या हो जाएंगे, आपके सरवाइव कर पाएंगे। इसके अलावा और क्या विशेषता है, ये उच्च पीएच को भी सहन कर सकते हैं। अगर पीएच ज्यादा है आपका, उच्च पीएच को भी सहन कर सकते हैं। मतलब अब ज्यादा एसिडिक हो गया, ज्यादा बेसिक हो गया, तो भी क्या होंगे, ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, इसीलिए विपरीत आवासों में रह पाते। इसके अलावा इनमें पीएच परिवर्तन का, सपोज ये कोई बैक्टीरिया था, सपोज ये कोई बैक्टीरिया आपका, अभी यहाँ मीडियम कैसा था, एसिडिक था, यहाँ कैसा हो गया आपका, क्षारीय हो गया। तो अब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये एसिडिक मीडियम में भी रह सकते हैं, बेसिक मीडियम में रह सकते हैं, इनके मीडियम से कोई इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए ये कहाँ भी आपके जो मेथेनोजेंस होंगे, आर्कीबैक्टीरिया के एग्जाम्पल वो आपके काऊ डंग यानी गोबर में मिल जाएंगे। जहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, गंदगी होती है, वो जो स्मेल आती है वो मेथेनोजन बैक्टीरिया की वजह से आती है। इसके अलावा आर्कीबैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होंगे आपके 60S राइबोसोम्स होंगे, 16S प्रकार के होंगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2020 नीट 2020 के लिए अच्छा क्वेश्चन है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, 16S टाइप के होते हैं। आप लोगों ने आज तक राइबोसोम देखे होंगे 70S और 80S, इसके अलावा 35S भी पढ़ा होगा, पर इनमें कौन से प्रकार के होते हैं, 16 टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम क्या करेगा, आपके प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। अब इसके पास राइबोसोम्स है, तो देखो ये एक ऐसा अकेला कोशिकांग है राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। इसको कहीं नोट कर लो, राइबोसोम एक अकेला कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में। अब ये अलग बात है कि प्रोकैरियोटिक में इसका टाइप अलग होगा और यूकैरियोटिक में इसका टाइप अलग होगा, पर राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपका प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इट इज नोटेबल पॉइंट, ये नोटिस करने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें कैसे आपके 16 टाइप के हैं। अब ये क्या करेंगे, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे और ये इजीली क्या हो जाएंगे, आपके मल्टीप्लाई होते रहेंगे, इसलिए इनको किसी भी आवास में आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अलावा इनका जो उपापचय तंत्र होता है वो बहुत सरल होता है। इनका उपापचय तंत्र मतलब उपापचय क्रियाएं क्या होती है, उपापचय तंत्र सरल प्रकार का होता है, सरल प्रकार का होता है। जो उपापचय क्रिया होगी कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शन वो क्या होगी आपके सरल प्रकार की। इनका उपापचय तंत्र सरल प्रकार का होगा जिससे ये कोई भी क्रिया आसानी से कर लेंगे। तो ये था आपके मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण देखे थे। अब अपन कुछ आर्कीबैक्टीरिया को डिटेल से पढ़ेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया में जैसे कौन से आर्कीबैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे अपन। तो पहला देखते हैं अपन आर्कीबैक्टीरिया में मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस का नाम से ही पता चल रहा है ये मेथेन गैस का क्या करेंगे, आपका प्रोडक्शन करेंगे, मेथेन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहला आर्कीबैक्टीरिया देख रहे हैं मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस से तात्पर्य जो क्या करेंगे, CH4 मतलब मेथेन गैस का प्रोडक्शन करेंगे। मेथेनोजेंस का मतलब
वो बैक्टीरिया जो मेथेन गैस का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ये कहाँ होंगे, वाहित मल में, सीवेज में, वाहित मल में मिल जाएंगे आपको, गोबर में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपके रूमेन होता है, रूमन एनिमल्स में होता है, मतलब जो एनिमल जुगाली करते हैं, मतलब जुगाली से तात्पर्य है कि जैसे आपके गाय भैंस बकरी ये क्या करेंगे, एक साथ बहुत सारा फूड ले लेंगे, फिर उसको जब रेस्ट में रहेंगे तो वापस लाके उसको बारीक बारीक बाइट में उसको मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहते हैं, उसको बोलते हैं रूमेनेथीस। तो ये इनके रूमन में भी पाया जाएगा। और कहाँ मिल सकता है आपका ये, किण्वन में। किण्वन, जो किण्वन क्रिया होती है, सामान्य किण्वन नहीं कहेंगे, या किण्वन कौन सा, गोबर का किण्वन। ध्यान रखना, किण्वन एक तो सामान्य होता है जिसमें यीस्ट काम आता है, जो गोबर का किण्वन क्रिया होती है उसमें कौन पाया जाएगा, आपका मेथेनोजन। अब देखो ये करेगा क्या, मेथेनोजेंस वो है, ये बैक्टीरिया का नाम है, कौन से, आर्की बैक्टीरिया का ये एग्जाम्पल है मेथेनोजेंस। ठीक है, ये मेथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया आपका, मेथेनोजेंस। कहाँ मिलेंगे, वाहित मल में, गोबर में, रूमन में, यहाँ मिलेंगे, एनिमल्स के रूमन में मिल जाएंगे। अब ये करेंगे क्या, ये क्या करेंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट और ज्यादा है। जो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी, मतलब CO2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आपके CH4 में। CO2 को जैसे आपके इन्होंने रेस्पिरेशन करा, कौन सा करेंगे, एनएरोबिक, मतलब अवायु शोषण करेंगे, तो जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मेथेन गैस में। और मेथेन में एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है, जैसे कीचड़ में जो स्मेल आती है, गोबर में जो स्मेल आती है, वो किसकी होती है, आपके मेथेन की। और उसका रीजन कौन है, आपका आर्क्यू बैक्टीरिया या मेथेनोजेंस। और मेथेनोजेंस के एग्जाम्पल देखते हैं, मेथेनोकोकस, मेथेनोकोकस, मेथेनोजन के एग्जाम्पल और देख लो आप, मेथेनोकोकस। इसके अलावा मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोबैक्टीरियम, इसके अलावा रूमन में जो पाया जाता है, रूमेनोकोकस, रूमन में जो पाया जाएगा, एनिमल्स के रूमन में पाया जाएगा रूमेनोकोकस, रूमेनोकोकस। अब देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगा, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है, आपका पादप सब्सटेंस है, सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करता है, सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है। क्या करेगा, सेलुलोज के पाचन में कौन मदद करेगा, रूमेनोकोकस, सेलुलोज के पाचन में मदद करता है आपका रूमेनोकोकस। और ये क्या पाया जाएगा, जो रूमेंथीज एनिमल्स होंगे उनके रूमन में पाया जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देख लेना, ये सारे एग्जाम्पल्स आपकी उसमें एनसीईआरटी में मेथेनोजेंस दे रखा, मेथेनोकोकस दे रखा है, रूमेनोकोकस दे रखा, पर ये नहीं दे रखा। तो जब ट्यूशन घूम फिर के आएगा तब आपके सेलुलोज का डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया का नाम बताइए जो आर्की बैक्टीरिया और रूमन में पाया जाता है, तो रूमेनोकोकस। वैसे याद इजी लग जाएगा, कोकस है भाई ये, रूमेनोकोकस। ठीक है, अब अगला देखते हैं हेलोफिल्स। अगला बैक्टीरिया आपका हेलोफिल्स, नीचे दे देती हूँ, हेलोफिल्स। अगला एग्जाम्पल आपका हेलोफिल्स, ये कहाँ पाया जाएगा, लवणीय जल में पाया जाएगा। लवणीय जल, जहाँ बहुत ज्यादा लवण होगा जिस जल में, वहां कौन पाया जाएगा, आपका हेलोफिल्स। ये क्या होगा, आपके सौर ऊर्जा पर। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, किस पर निर्भर होते हैं, सौर ऊर्जा पर, सूर्य की ऊर्जा पर, सौर
ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपके हेलोफिल्स होते हैं लवणीय जल में पाए जाएंगे और सूर्य की ऊर्जा पर क्या करते हैं, अपना जीवन निर्भर रहता है। तो आपके हेलोफिल्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा पे और लवणीय जल पे। अब ये क्या करेंगे आपके, देखो यहाँ लिख देती हूँ, जो आपके सौर ऊर्जा है, ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट की बात देखना, प्लांट क्या करेंगे, सौर ऊर्जा को किस में बदलेंगे, आपके सौर ऊर्जा को किस में बदलेंगे, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, आपका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, क्या बन जाएगी आपकी एटीपी। इतना लंबा प्रोसेस होता है, पर जो ये आपके हेलोफिल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। जो हेलोफिल्स है सौर ऊर्जा का उपयोग करता है और सौर ऊर्जा को सीधे किस में बदल देता है, आपके एटीपी में। ये प्रोसेस उसमें जरूरत ही नहीं होती, इस प्रोसेस की उसमें जरूरत नहीं होती। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्या है आपके इसमें इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाली भी है। ठीक है, पर ये मत समझ लेना ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण करें, आप सोचो, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण इनमें एब्सेंट होता है। इनमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि सौर्य ऊर्जा को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देंगे, आपके एटीपी पे। तो अपन ने देखा हेलोफिल्स लवणीय जल में पाए जाते हैं, सौर ऊर्जा पर निर्भर होते हैं और सूर्य की ऊर्जा को डायरेक्ट एटीपी, और ऊर्जा करेंसी क्या है, ऊर्जा मुद्रा क्या, आपकी एटीपी। तो ये एटीपी में डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लो आप, हेलो बैक्टीरियम, हेलो बैक्टीरियम, हेलोफिल्स का एग्जांपल है हेलो बैक्टीरियम। ठीक है बच्चों, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मिक्सअप हो जाएगा। इन एग्जांपल्स को देखना और जो मैंने बताया उसको आप अच्छे से देखना। ज़्यादा लंबा लेक्चर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये मिक्सअप होने वाला है, और आप इसको डिटेल से देखोगे, इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देखोगे ना, तो ये आपको याद होगा। फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे अगले लेक्चर में। जो मोनेरा, प्रोटिस्टा है और फंजाई है, इसमें थोड़ा सा आपको टिपिकल इसलिए लगता है कि कुछ टॉपिक तो बड़े इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। अब देखो इसको, हेलोफिल्स को देखो आप, लवणीय जल में कितना इंटरेस्टिंग है प्लांट, वो सॉरी बैक्टीरिया की सौर ऊर्जा को डायरेक्ट एटीपी बदल गया। अगर इसमें वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे तो आपके एटीपी की जो रिक्वायरमेंट है कितनी हद तक ज़्यादा पूरी हो सकती है। इसके अलावा रूमेनोकोकस देखो आप, वो रूमन्स में पाया जा रहा है। तो आर्की बैक्टीरिया थोड़े से आपको अटपटे लगेंगे क्योंकि आप लोग इतने डिटेल से नहीं पढ़े हुए, पर आपको नीट क्रिएश करना तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे ही देख रहे हैं, बाकी नहीं देख रहे, लॉकडाउन करके बैठे हैं, वो भी स्टडी का। देखो आपके लिए गोल्डन टाइम है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है, तो उसको यूटिलाइज़ करो। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी उसको यूटिलाइज़ करो। बहुत सारे आपको मिलेंगे, पर मैंने नोटिस किया बहुत सारे लेक्चर्स मिलते हैं इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं, पर मैं आप लोगों की वजह से, वैसे मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, पर मैंने कम्प्लीटली हिंदी मीडियम को, बच्चों को फोकस करके ये आपके लेक्चर अपलोड किए। तो मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, पर कुछ बच्चे तो कंटिन्यू देख रहे हैं, पर कुछ को कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपका टारगेट फिक्स नहीं है, आपका टारगेट फिक्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो टारगेट फिक्स रखिए, उस पर फोकस रहिए। इतना गोल्डन टाइम चल रहा है, आपको कहीं जाना नहीं है, किसी से यार दोस्ती निभानी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। घर वाले भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप घर पे बैठे रहो, काम वैसे ही नहीं होता। ठीक है, थोड़ा बहुत आप घर वालों की हेल्प करो, बहुत अच्छी है। क्लीनिंग में हेल्प करो, ठीक है, क्लीनिंग में हेल्प करो। हाइजीन का ध्यान रखो, हाइजीन का मतलब है सफाई का ध्यान रखो। घर वालों को, आप तो साइंस के स्टूडेंट हो तो आप तो घर वालों को बताओ कि सफाई का कितना इंपॉर्टेंस है। जो साफ़ सुथरा रहेगा, बार बार जैसे हैंड वॉश कर रहे हो आप, इसके अलावा क्या कर रहे हो आप कि डोर्स वगैरह हैं, इनको हाइपोक्लोराइड से क्या करो, क्लीन करो, सर्फ से क्लीन करो, स्प्रे करो, तो वैसे ही कोरोना से आप बच जाओगे। और भगवान ने चाहा तो जल्दी वैक्सीन बन जाएगा। ऐसे बोला जा रहा है कि जुलाई के एंड तक या फिर आपके दिसंबर तक कहा जा रहा है, ट्रायल चल रहा है। पर अपन वैक्सीन के चक्कर में ऐसे थोड़ी ना सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे। अपन अगर खुद प्रोटेक्ट करेंगे तो वैक्सीन की ज़रूरत तो पड़ती है, वैक्सीन की मैं ये नहीं कह सकती, पर जब तक नहीं है तब तक तो क्या है, बचाव ही इलाज है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखोगे, अच्छे से स्टडी करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।